मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अभी तक जो है हमने अलजेब्रा में जो पढ़ा था वेक्टर्स के अलजेब्रा में, उसमें हमने एडिशंस पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में अभी जो हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। तो अब अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्या वो वेक्टर वेक्टर ही रहेगा या वो चेंज हो जाएगा स्केलर में, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किसी वेक्टर, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है, अगर उसमें आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं के की, तो अगेन जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप किसी स्केलर की किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। ठीक है, सो आपका जो मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर में अगर हम स्केलर का करते हैं, सो अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई इस वेक्टर में कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है आर वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है आर के, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर आर का वो के टाइम्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड तो आपका के टाइम्स आपका हो गया। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डायरेक्शन जो ए वेक्टर का था आर का भी वही होगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है के की वैल्यू पे। अगर आपका जो के वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो है वो जो आर वेक्टर का वो ए वेक्टर के अलोंग ही होगा। लेकिन अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन होगा ना, रिजल्टेंट ये जो आ रहा है आपका, वो अपोजिट हो जाएगा दैट ऑफ ए, यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एक सिंपल सा वेक्टर ले लूं, वेक्टर ए मैंने ले लिया 2i कैप, दैट मीन्स ये वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसकी, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब ये कितना हो जाएगा 4i कैप, यानी ये कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया ना रिजल्टेंट जो है। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस की कर देता हूं, -2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो -4i कैप आ जाएगा। दैट मीन्स ये तो प्लस एक्सिस के अलोंग था लेकिन ये माइनस एक्सिस के अलोंग होगा। सो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है अगर हम माइनस वैल्यू से, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी। अब इफ ए जो के है वो एनी नंबर होगा, देन यूनिट ऑफ वेक्टर जो होगी ना आर, वो वही होगी जो ए की यूनिट है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको फोर्स ले लेता हूं, फोर्स मैंने मान लिया 4 न्यूटन है जो कि किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, 4i कैप और ये वैल्यू न्यूटन में है। अगर मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो अभी 8 हो जाएगा, लेकिन इसकी यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये एक नंबर है। लेकिन अगर उसी में अगर मैंने एक एक्सेलरेशन को ले लिया और उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया इसको m से, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास, तो अब ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो इस केस में अब जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी जो यूनिट है, ए की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मास की मल्टीप्लाई होते ही अब इसकी जो रिजल्टेंट आया है जो वेक्टर है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वही चीज हमने क्या कहा हुआ है, अगर जो के एक फिजिकल क्वांटिटी है देन द यूनिट ऑफ आर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट्स ऑफ के एंड वेक्टर ए। वही चीज हमने यहाँ डिस्कस की है। ठीक है, सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। ये वेक्टर ए है, अगर मैं उसमें m की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्टेंट जो है वो भी एक वेक्टर ही आएगा क्योंकि m एक स्केलर है। सेम अगर मैं वेलोसिटी को m से मल्टीप्लाई कर दूं, m क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो रिजल्टेंट है वो आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है कि किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर वेक्टर ही रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन। जब किसी वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं किसी स्केलर से, के से, तो अगेन जो रिजल्टेंट आएगा आर वो भी एक वेक्टर ही होगा। जैसे यहाँ पर आर वेक्टर है, उसको आपने ए वेक्टर था उसको डिवाइड किया के से, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो आ रहा है आर वो भी एक वेक्टर ही है। इसको समझने के लिए इस तरीके से ले लीजिए, सपोज करो ये आपका 4i कैप, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। सो अब ये कितना हो जाएगा 2i कैप। अगेन क्या है तो वेक्टर ही, डायरेक्शन तो इसमें अभी भी है, सो रिजल्टेंट वो वेक्टर ही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो r का वो इक्वल होगा 1/k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो आप अगर देखें तो ये 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a था, है ना, यहाँ देख सकते हैं आप। अब अगेन वही चीज, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो r का डायरेक्शन है वो वही रहेगा जो a का डायरेक्शन था, लेकिन अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो होगा वो r का वो अपोजिट हो जाएगा जो आपके a का है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। अगेन जैसे आपने उसमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपका जो स्केलर है वो नंबर होगा तो यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी तो अगेन यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं कि अगर हम फोर्स को डिवाइड करते हैं m से, m एक स्केलर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट वेक्टर ही रहेगा, लेकिन जो उसकी यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, और वो यूनिट निकालना हमें आता है। हम इन दोनों की यूनिट्स को सॉल्व करके इसकी और मतलब m की जो यूनिट है उससे डिवाइड करेंगे फोर्स की यूनिट को, तो आपका एक्सीलरेशन की यूनिट आ जाएगी। अब हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करेंगे, सपोज करो एक वेक्टर ये है, इसमें मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी पे अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अ वेक्टर इज गिवन बाय, आपने वेक्टर दे दिया r इस तरीके से, देन फाइंड 5r -3r 2r एंड -4r। तो 5r कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इस पूरे में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब 5 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आपका आएगा 5 × 4 20 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई करूं तो जब -3 की करेंगे तो यहाँ से -3 इसमें करेंगे तो -12i कैप, ठीक है, -15j कैप एंड -9 k कैप, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। सेम अगर मैं 2r की बात करूंगा, 2r की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की, तो यहाँ आएगा 8i कैप 10j कैप एंड 6k कैप। सेम आप -4r के लिए भी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने क्या देखा, ये रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही है, इसमें मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही है, ये सारे आपके वेक्टर्स ही हैं। अब हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ये भी एक वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। अगर मैं इसी केस में आपसे कह दूं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अब हमने जब मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगेन √20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर एंड प्लस 15 का स्क्वायर। अब वो आपको सॉल्व करना आता है, इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दिए हैं, सो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अगेन पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ये -3 निकाला, मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड पूछा आपसे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगेन आप क्या करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिवीजन वाले के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो डिवीजन में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो इस वेक्टर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ -2 से, तो -2 से मैं हर एक कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। तो -2 का इसमें डिवाइड करेंगे, -2 का इसमें करेंगे, -2 का इसमें करेंगे, तो यहाँ से आएगा आपका ये। आप -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से आप 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब सेम मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब ये रिजल्टेंट तो ये आ गया ना वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं डिवीजन में भी।